स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और न्यू क्लास में। और देखो आज क्या होने वाला है वो मुझे भी नहीं पता, बट कुछ तो होने वाला है। ठीक है, सो बेसिकली हम आज करने क्या वाले हैं, चैप्टर 2 में हम उस कहानियों को आज एक्सप्लोर करेंगे जिस कहानियों के थ्रू हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से न्यूज़पेपर्स, मैगजीन एंड इवन जो स्टोरीज होती है, जो ड्रामा होता है, उसके थ्रू भी हम सोसाइटी को यहाँ पे रिफॉर्म कर सकते हैं। इट मीन्स रीशेप किया जा सकता है जो भी सोसाइटी में बुराई हो रही है। बुराई इन द सेंस हम यहाँ पे 19th सेंचुरी की सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड, मतलब सारी नहीं, जो भी सिलेबस के अंदर बताया गया वो सारी चीजें तो हम कवर अप करेंगे ही करेंगे, जिसमें कुछ चीजें आ जाती हैं, चाइल्ड मैरिज और सती का जो एक प्रथा था वो आ जाता है। दूसरा छूतछात जो हमें देखने को मिलता है, आज भी वो चीजें देखने को मिलती हैं, बट उस वक्त जो चीजें थी उसको कैसे टैकल किया गया। एंड इसके अलावा थोड़ा साइड हटेंगे तो अंग्रेजों ने जो सबके नाक में दम कर रखा था, सिर्फ नाक में ही नहीं, मतलब पूरे बॉडी के हर एक पार्ट में ही दम कर रखा था, तो उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या दम कर रखा था। और उसमें से मेन जो किसान जो थे, जो हमेशा से परेशान होते आए हैं हमारे देश में और आज भी उनका हाल खराब ही है। तो भले ही अंग्रेज चले गए हों, अपना सरकार बन गया हो, बट सरकार चाहे कोई सी भी रहे, ठीक है, कोई सी भी सरकार रहे, किसी ने भी किसानों का उतना कुछ भला तो किया नहीं है। जब भी किया सिर्फ अपने फायदे के लिए किया है। सो खैर ये कोई नई बात है नहीं। जो हम किसानों की बदहाली के बारे में पढ़ेंगे तो उस वक्त भी किसानों की बदहाली खराबी थी, मतलब बदहाली थे बेचारे, उन लोगों को कभी खुशहाली देखने को मिला ही नहीं है। अब 0.1% किसान अगर कभी खुश रहे होंगे तो वो एक अलग सी बात है, बट हम तो मेजोरिटी केसेस को देखेंगे तो वो चीजें थी, तो उसको कैसे हाईलाइट किया गया, क्या चीजें थी, कौन लोग सामने आए, वो हमें देखना होगा। इसके अलावा इंग्लिश एजुकेशन को कैसे, जो आज हम पढ़ते हैं इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, वो कैसे यहाँ पर लागू कर दिया गया और उस वक्त से लेकर के आज तक वो चीजें चलती आ रही है, इसके बारे में भी जानेंगे। और प्लस हम यहाँ पे जानेंगे विडो रीमैरिज एक्ट के बारे में कि किस तरीके से आज इतना आसान है कि एक कोई औरत बेवा है, किसी औरत का अगर हस्बैंड डेथ हो जाता है तो वो औरत दूसरी शादी कर सकती है, बट उस जमाने में, यानी कि आज से तकरीबन 100 साल पहले की बात है, ये राइट्स उनके पास थी ही नहीं। 100 साल के पहले की ही बात है, नहीं थी। तो कौन से वो लोग थे जिन्होंने इसके ऊपर जोर डाला, कैसे उन्होंने मेहनत की, कैसे उन्होंने ये बिल पास कराया कि नहीं, एक यहाँ पर पूरा कानूनन एक लॉ होना चाहिए जिसमें कोई भी बेवा औरत रहे तो वो दूसरी शादी कर सकती है अपनी पति के डेथ के बाद। ठीक है, ये चीजें होंगी। और एट द एंड हम ये जानेंगे कि एक जो नया यहाँ पर इन सभी न्यूज़पेपर्स, अखबार हो गए, अच्छा दोनों तो सेम ही होता है ना, हाँ, तो मैगजीन्स थे, ड्रामा जो थे, बहुत सारे कुछ ऑटोबायोग्राफीज भी थे, और जो भी डोर टू डोर यहाँ पर जो मेहनत चला था लोगों के द्वारा, तो उनकी मेहनत का नतीजा क्या निकला, यानी कि बंगाल रेनेसेंस करके एक जो टर्म है, तो क्या सभी लोगों तक वो चीज पहुंच पाया था? क्या जो एजुकेशन की हम बात कर रहे थे उस जमाने में, क्या वो हर एक लोग, यानी कि गरीब से गरीब लोगों तक भी क्या वो एजुकेशन पहुंच पाया था, या फिर सिर्फ ये एजुकेशन बाबू लोगों के हाथ में ही रह गया था? अब बाबू मतलब तुम जो बाबू हो किसी को, वो वाला बाबू की हम बात नहीं कर रहे। हाँ, तुम जो बाबू हो वो अलग बाबू है। हम बाबू कल्चर की बात कर रहे हैं, बाबू साहब की बात करें जिनके पास ज्यादा रुपया होता था उस टाइम पे। और आज भी हम लोग बाबू कहते हैं, है ना, तो जो प्रोफेशन है, बहुत सारे प्रोफेशन है, बाबू कल्चर एक है, आज भी है। हाँ, वही बाबू। बाबू सुन के बड़ा खुश हो जाते हो तुम लोग। चलो वापस आओ टॉपिक पे। ओके, सो इतना कहने का मतलब ये था कि कुड़ियों, कॉपी कलम निकालो, तुम लोग हद लेवल के कुड़िया हो चुके हो, ठीक, कॉपी कलम निकालो, लिखना शुरू करो। ये नोट्स मिल जाएगा बट इंस्टेंट नहीं मिलेगा, मैं 1 से 2 दिन के बाद ही टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा इस नोट्स को। पिछला वाला भी मैंने कर दिया है पहले चैप्टर का, ठीक है, तो ये भी 1 से 2 दिन के बाद ही अपलोड होने वाला है, उससे पहले नहीं होगा। समझ गया ना? तब तक कॉपी कलम निकाल के लिख लेना है। चलो, तो उससे पहले एक काम करो, मैं दही खा रहा हूँ, तुम लोग भी खा लो, मतलब मेरे से लेके नहीं, अपने मंगा के खाओ ना, मेरे पे नजर क्यों डालते हो? हो गया, चलो शुरू करते। टेस्टी है, अच्छा है, चलो। वो आजकल क्या हो रहा है, रात में जागना बहुत हो रहा है, दिन में सोना ज्यादा हो रहा है, तो बॉडी बेचारा परेशान है थोड़ा सा, तो उसके लिए थोड़ा सा देना पड़ता है, उसको भी थोड़ा टैकल करना अच्छा है। चलो ओके, सो देखो, चैप्टर 2 का मैंने आपको ओवर भी बता ही दिया, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है। आ जाओ बेटा, पढ़ लेते हैं। तो इन 19th century Bengal, magazines, newspapers and literature reflected social life, debates and cultural change, much like today's media. बट ये लाइन थोड़ी गलत है, मतलब मुझे ये लाइन नहीं ऐड करनी चाहिए थी, बट फिर भी रेफरेंस के लिए किया कि मच लाइक टुडेज मीडिया। बट आज की जो मीडिया है वो आपको पता ही है, वो तो एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए ही काम कर रही है, ठीक है, और उस पार्टी के बारे में ही सारी चीज चलती रहती है। वरना क्योंकि आज के न्यूज से हमें क्या पता चलता है, देखो पहले न्यूज होता था, न्यूज मीडिया नहीं होता था, ऐसा न्यूज चैनल नहीं होते थे, बट न्यूज पेपर हमें ये पता चलता था, अच्छा
जो भी अंग्रेज की सरकार है वो ऐसा कर रही है, वो कुछ ऐसा कांड कर रही है, उसने ऐसा कुछ बिल पास कर दिया जिससे इतने लोगों को नुकसान हुआ, ये कुछ अच्छा काम भी करे तो वो पता चलता है। बट आज क्या पता चलता है, हमारे नेता आम कैसे खाते हैं, ठीक है, हमारे नेता कितने दिन तक बाथरूम नहीं जा रहे, तो क्या ही बताऊं। खैर छोड़ो। आज जहाँ रोडें खुद ही पड़ी हैं, जहाँ पे आज रोड बना 2 दिन के बाद रोड रोड ही नहीं है, मतलब कितने 100 करोड़ लगा के रोड बनाए, 2 दिन के बाद वो रोड ही गायब हो गया, ठीक है। वो सब न्यूज में नहीं आता, न्यूज में ये आता है कि हमारे जो नेता है वो आम कैसे खाते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, जीते रहो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये लाइन उतना सूट करेगा नहीं फिलहाल, बोलने के लिए बोलना ही पड़ता है कभी कभी। खैर, इसके बाद क्या था, मैगजीन्स came out at regular intervals and we are often guided by a clear purpose. So मैगजीन्स भी आया था, मैगजीन्स आज के टाइम पे भी आता है, तो आज के टाइम पे भी आप मैगजीन्स अगर देखोगे मोस्टली जो नॉन इंडियन होते हैं, जो इंडियन नहीं, इंडियन लेवल पे भी कुछ कुछ मैगजीन्स हैं जो थोड़ा ढंग के काम कर रहे हैं, बाकी तो सब पर्टिकुलर एक ही पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, बस उनका एजेंडा वही है, उस पार्टी के लिए काम करना है। अगर उन्होंने अच्छा कुछ काम कर दिया तो उसको ऐसा दिखाएंगे मानो चांद पे पहुंच चुके हम। अगर कुछ खराबी हुई, जो कि मोस्टली खराबी ही हो रहा है उन लोगों से, तो वो तो आएगा ही नहीं। मतलब वो ऐसा है जैसे गधे के सर से सिंह गायब होने वाला जो एक कहावत है, बिल्कुल वैसा ही वो लोग गायब हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, हाँ कभी मौका मिला तो छोड़ो, पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो वाइल न्यूज़पेपर फोकस मोर ऑन करंट न्यूज बट आल्सो कैरीड एसेज, स्टोरीज, पोएम्स एंड सेवरल नॉवेल्स। तो इनका एक पैटर्न था काम करने का। मैगजीन में क्या था, वो एक रेगुलर इंटरवल आते थे, मतलब हर वीक आ रहे हैं, हफ्ते में एक बार आएंगे या महीने में एक बार आते हैं। मैगजीन का आज भी वही ट्रेंड है। अब उस हफ्ते में एक बार जो आ रहे हैं, तो वो पूरा हफ्ता जो बीत चुका है उसमें जो भी कुछ खास चीजें हो चुकी होंगी, बस उसको वो कवर करेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा स्टोरी होता था, क्योंकि लोगों को कुछ स्टोरी पढ़ने का भी शौक होता है। आज का भी मैगजीन अगर आप देखो तो जो मेन कंटेंट होता है, जो बताना है उनको, उसके अलावा कुछ स्टोरीज होते हैं, कुछ फिक्शनल स्टोरीज, कुछ इवन कई बार लव स्टोरीज भी होते हैं उसमें लिखा हुआ, तो होता है। और न्यूज़पेपर फंडामेंटल डेली आया करता था, ठीक है। बहुत से न्यूज़पेपर डेली आते थे, बहुत से वीकली भी आते थे, तो उनका काम बस एक ही, करंट न्यूज अभी के टाइम पे जो चल रहा है बस वो बताना है पब्लिक को। सो टुगेदर दीज सोर्सेस हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड व्हाट पीपल थाउट, फेल्ट एंड आर्ग्यूड अबाउट इन दैट पीरियड। सिर्फ पता चला कि उस जमाने में लोग कैसे इन चीजों से लड़ा, कैसे बहस किया, और कैसे सरकार, जो अंग्रेज की जो सरकार थी, उसको बताया कि तू निकल। खैर टाइम लगा बट निकल गए। वैसे ही आज के टाइम में भी टाइम लगेगा, बट ये लोग जो भी नेता लोग हैं, ये लोग भी निकल लेंगे, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कब तक करेंगे। क्या, ठीक है। सो इतना हमने देखा, अब हम देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे 3 से 4 हमारे पास न्यूज़पेपर है। पहला हम देखेंगे बम्बाबोधिनी पत्रिका के बारे में, फिर हम जानेंगे हिंदू पैट्रियट, ये 2 इंपॉर्टेंट है, एक ग्राम वार्ता प्रकाशिका है, ये तीसरा है। और इसके अलावा कुछ ड्रामा है, जैसे कि नील दर्पण, वो हमें चेक करना है। तो स्टार्टिंग के जो पहला पार्ट है उसमें यही सब चीजें हम पढ़ेंगे। और देखते हैं बम्बाबोधिनी पत्रिका के बारे में क्या कहता है हमारा सिलेबस। वो कहता है कि बम्बाबोधिनी वाज अ मंथली मैगजीन फोकस्ड ऑन वुमेन्स इशू, फर्स्ट पब्लिश इन अगस्त 1863 एंड कंटिन्यूड अंटिल 1922, कंप्लीटिंग 60 इयर्स। सो बम्बाबोधिनी पत्रिका जो स्टार्ट हुआ था, वो एक अपना एकदम मेन एजेंडा के साथ स्टार्ट हुआ था कि वुमेन्स का जितना भी इशूज है, औरत से रिलेटेड, खास तौर से जो औरतों को पढ़ाई नहीं करने दी जा रही है हायर क्लासेस में, इवन 5 क्लास के बाद भी वो छोड़ दो, हो गया 8-10 साल हो गया, बहुत है, घर का काम वाम कर लो, और क्या ही करना, उसको 14 साल होगा, शादी वादी करके सेटल कर देंगे। हाँ ठीक है, मतलब लड़की को सेटल नहीं करेंगे, उसका शादी जिसके साथ करेंगे वो लड़का सेटल हो जाएगा। समझो बात को, तो ऐसा ही होता है, मतलब होता था, अभी तो नहीं होता। तो ये मेन इशू उनको हाईलाइट करना था, पढ़ाई नहीं करने दी जा रही, चाइल्ड मैरिज हो जा रहा है, एंड वोटिंग सिस्टम भी काफी खराबी था, वोट वगैरह भी नहीं था, ठीक है। तो जितने भी रिलेटेड इश्यूज थे वुमेन से एंड गर्ल्स से, वो सब इन्होंने हाईलाइट किया। और 2 इनका मेन मुद्दा होता था, पहला शादी और चाइल्ड मैरिज है, दूसरा एजुकेशन। ये 2 मेन इन पे होता था, जिसपे कंटिन्यूअसली इनका, जो आप ये कह सकते हो कि आर्टिकल्स, एसेस वगैरह छपते रहते थे, ठीक है, ये चीजें। और इसमें एक हेडलाइन भी आती थी कि बड़ी तवज्जो से लड़की की परवरिश करो और उसे इल्म से आरास्ता करो। एक उर्दू का लाइन जिसका सिंपल मतलब यही होता है कि भाई बहुत ध्यान से जो लड़की है आपके घर में, उसको बहुत अच्छे से उसकी परवरिश करना है। और अच्छे से परवरिश करने से मुराद ये है कि उसे आप इल्म यानी कि एजुकेशन से यहाँ पर लेके आओ, शिक्षा दो, उसको शिक्षित करो, वो बहुत है। फिर उसको आगे थोड़ा सा जाने दो, शादी वादी तो एट द एंड करना ही है, क्योंकि वो एक सोसाइटी का एक सर्कल है, ठीक है। सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने के लिए मैरिज जरूरी है, बट बिना मतलब का मैरिज करके कहाँ सोसाइटी बनेगा। जिस 2 पर्सन को आप शादी करा रहे हो, उन 2 पर्सन के अंदर एक सेंस ऑफ एबिलिटी भी तो होना चाहिए ना, कि भाई ठीक है, हम जिंदगी साथ में बिताएंगे कैसे,
उसके लिए तो एजुकेशन जरूरी है, उसके लिए उसको शिक्षित करना होगा, दोनों पर्सन को ही। और एक को शिक्षित आप कर दे रहे हो, एक को नहीं कर रहे हो, तो ये तो भेदभाव हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज पे इन लोगों ने आवाज उठाई थी, और आज भी वो आवाज हम उठाते रहते हैं, क्योंकि आज भी वैसे तो फीमेल्स को बढ़ावा दिया ही जाता है, बट ऑन द ओकेशन ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है लड़कियों को एजुकेशन के मामले में, खास। तो उसके बाद 5 साल सरकार थोड़ा सा कान में तेल डाल के ऐसे सो जाती है, बस वही हो ही रहा है, सच्चाई वही है, हम इससे तो इनकार नहीं कर सकते। खैर, सो इट वाज द माउथ पीस ऑफ द बम्बा बोधनी सभास, ए सोसाइटी डिवोटेड टू वुमेन्स इमेंसिपेशन लेड बाय उमेश चंद्र दत्त। ये आपको याद रखना, उमेश चंद्र दत्त जी थे, ये इन्होंने शुरुआत किया था। पहले जो एडिटर थे इनिशियली फेज में यही थे। 1840 से लेकर के 1907 तक इन्होंने इसको संभाला था। ठीक है, पहला बार ये पब्लिश 1863 को हुआ था, बट शुरुआत इसकी हो चुकी थी पहले ही। ठीक है, और 1840 जो ये है, ये आपका इनका डेट है, इनका बर्थ डेट है, और 1907 उनका डेथ डे, मतलब वो कब पैदा हुआ कब मरे, उमेश चंद्र दत्त। तो इस डेट को आप उस डेट से मत मिलाना। ठीक है, कहाँ पे थे आप, मजीलपुर। हु ऑल्सो बिकम द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिटी कॉलेज एंड ब्रीफली रैन अ वीकली भारत संस्कार। ठीक है, तो वो भी एक वीकली न्यूज़पेपर चलाते थे। द नेम कंबाइन 2 वर्ड्स, इसमें 2 वर्ड, एक बमा, बमा माने वुमेन ही होता है, अब बोधनी के माने होता है वन हु इंस्ट्रक्ट्स। सो बमा माने वुमेन, अब बोधनी के माने वन वुड, मतलब ऐसी औरत जो इंस्ट्रक्ट कर सके। ठीक है, मतलब आप जब एक औरत को शिक्षित कर देते हो ना अच्छे से, तो जो घर चलता है ना, सोसाइटी बिल्ड कब होती है, सोसाइटी बिल्ड होता है जब सोसाइटी में हर एक रहने वाला शख्स अच्छे से बिल्डअप पा सके, और वो शख्स तभी बिल्डअप पा सकेगा जब उसकी माँ बहुत अच्छे से बिल्डअप होगी, और माँ मतलब औरत, उसको बिल्डअप करने के लिए शिक्षा देना पड़ेगा। ये आप ऐसा मानो, एक ऐसा सच्चाई है जो समाज कबूल करना नहीं चाहता है, ये शायद कबूल करके भी नजरअंदाज करता है। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम है। अगर इस एक प्रॉब्लम पे बहुत अच्छे से काम कर लिया जाए, तो जितनी भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हो रही है अभी, जो भी क्रिमिनल माइंड्स हैं, जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, जो भी क्राइम्स होते हैं, 100% वो खत्म नहीं होगा, बट 50 to 60% वो रिड्यूस हो सकता है, अगर हमने औरतों को अच्छे से शिक्षित करना शुरू कर दिया तो। क्योंकि शिक्षित मतलब सिर्फ एज अ पर्टिकुलर कुछ पढ़ा देना नहीं होता सिलेबस। शिक्षित मतलब बहुत चीजें होती है, बहुत अच्छे से एक माइंड को डेवलप करना, वो शिक्षा होता है। ठीक है, चलो फिलहाल उस पर कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, सिलेबस हमें इतना ही इजाजत देता है, आगे देखते हैं। ओके, सो एडिटर्स के बारे में हमने बात किया बेटा। तो एडिटर्स क्या, उमेश चंद्र दत्ता एडिटेड द मैगजीन फॉर 44 ईयर्स, 44 साल तक इन्होंने काम किया। मतलब सोचो, एक शख्स ने 44 साल अपनी जिंदगी के लगाई एक न्यूज़पेपर के पीछे। सोचो कितना मेहनत किया होगा उन्होंने, क्या उनका मतलब एक डेडिकेशन रहा होगा। आज तो तुमसे 44 मिनट नहीं पढ़ा जा रहा है बैठ करके, तो 44 साल उन्होंने अपनी डेडिकेशन दी है ना। हाँ, तो अच्छा है उनके टाइम पे शॉर्ट नहीं था, वरना वो भी ढूंढते 1 मिनट में हर एक नया कंटेंट। थोड़ा कम करो डिस्ट्रैक्शन वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह कम करो, माइंड इस जो आपका है ना, टाइम स्पेंड कम हो रहा है, ध्यान दो उन चीजों पे। हाँ, सपोर्टेड अर्ली ऑन कृष्ण मोहन दत्ता एंड बासंता कुमार दत्ता। तो इनके साथ और भी लोग थे, क्योंकि कोई भी बड़ा काम जब होता है तो किसी एक अकेले शख्स का वो बस का बात नहीं है, कोई बड़ा क्रांति ला देना। ठीक है, उस पे लोग रहते हैं साथ में, और नाम ये सब पढ़ लेना आप। तो लास्ट एडिटर थे इसके, ये याद रखना, लास्ट एडिटर कौन थे, पहले एडिटर कौन थे, पहले उमेश चंद्र दत्त, उसके बाद आनंद कुमार दत्त। ठीक है, सो वन ऑफ द बेस्ट नोन राइटर्स इन बम्बा बोधनी वाज मना कुमारी बासु। इसके बाद इनका मेन ऑफिस था आपका स्टूडेंट 16 रघुनाथ स्ट्रीट, सिमुलिया, कैलकाटा। 2 सभा मेंबर्स, आशुतोष 2 सभा मेंबर्स ने बनाए थे इन लोग इन्होंने, जिसमें आशुतोष घोष और संतोष कुमार दत्ता थे, और ऑल्सो रिजर्व ऑन द एडिटोरियल बोर्ड। तो ये लोग काम किए इस तरीके से। ओके, चलो, वाई इट मैटर्स, ये मैटर करता क्यों था, क्या इन्होंने मेनली किया। सो बम्बा बोधनी ब्लेंडेड सोशल रिफॉर्म्स विद प्रैक्टिकल एजुकेशन, शोइंग हाउ प्रिंट कल्चर कैन चेंज एटीट्यूड्स एट होम एंड इन सोसाइटी। समझे, इनका मेन मोटिव वही था, सब चेंज करना है अच्छे से। सो एक बिकम अ प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन्स वॉइस, औरतों की आवाज उठाने वाला एक प्लेटफॉर्म बनाइए, एंड गाइडेंस फॉर फैमिलीज, प्रूविंग दैट मीडिया कैन बी पावरफुल फोर्स फॉर प्रोग्रेस। द मैगजीन्स लॉन्ग रन एंड क्लियर पर्पस मेक इट अ कोर स्टोन फॉर अंडरस्टैंडिंग वुमेन्स अवेकनिंग इन 19th सेंचुरी बंगाल। तो ये काफी अच्छी बात थी कि एक आइडिया को लेके चले। तो थोड़ा बहुत उतार लो, मैं थोड़ा 2 मिनट सही टाइम दे रहा हूँ आपको। ओके, और अब सोचो यहाँ से ये क्या सवाल पूछ सकते हैं, सोचो सोचो बेटा, सोचो। सोचा कि नहीं सोचा, सोचा। देखो सिंपल एक सवाल पूछेंगे कि बम्ब बोधनी पत्रिका ने कैसे औरतों की आवाज को उठाया था।
या फिर दूसरा सवाल लोग पूछेंगे बम्बा बोधनी पत्रिका ने कैसे सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स थे, जो इश्यूज थे, उसको हाईलाइट किया था। दो दो वेज है, इसी को और वो घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, लेकिन यही दो मेन मुद्दा है जो वो पूछ सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन में एडिटर कौन था, कब से कब अखबार शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कहाँ चला, वही सब। ठीक है, चलो। तो ये बंगाली न्यूज़पेपर था। इसके बाद आते हैं हिंदू पैट्रियट, जो कि एक हमारा वीकली न्यूज़पेपर था, लेकिन ये क्या था, इंग्लिश में था। तो जहां बंगाली लैंग्वेज में भी यहाँ पे काम किया, वहीं इंग्लिश लैंग्वेज में भी काम किया गया। सो एक वीकली न्यूज़पेपर था जो लॉन्च हुआ था 6 जनवरी 1853 में एज द वॉइस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851। क्लियर है। इसके जो फर्स्ट प्रायर आपके एडिटर थे वो थे मधुसूदन रे। अर्ली मैनेजिंग एडिटर आपके कौन थे यहाँ पर, सॉरी ये प्रोप्राइटर थे। प्रोप्राइटर मतलब ये होता है ना, प्रोटोटाइप तैयार करते हो, क्या छपेगा नहीं छपेगा वो सब चीजें वो देखते थे। एडिटर यहाँ पे थे गिरीश चंद्र घोष। इसके बाद 1855 में क्या हुआ, ओनरशिप मूव हुआ यहाँ पर हरण चंद्र नहीं, हरीश चंद्र होगा, हरीश चंद्र मुखर्जी के पास। ठीक है, हरीश चंद्र मुखर्जी के पास यहाँ पे मूव हुआ। तो हरीश चंद्र मुखर्जी, इनका 1824 से लेके 1861 ये टाइम पीरियड उनका चला था खुद का, वो देख लेना। देन टूक चार्ज ऑफ एडिटोरियल वर्क। तो ओनरशिप पहले 1855 में ये ट्रांसफर हुआ हरीश चंद्र मुखर्जी के पास। फिर वो इसके एडिटर भी बने, और एडिटर बन के एज ए लीडिंग एडिटर बने, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। देखो क्या क्या किया। So इन्होंने किया स्ट्रॉन्ग कवरेज ऑफ द सीपो म्यूटिनिटी 1857 एंड द इंडिगो रिवॉल्ट, स्पेशली ऑपरेशन ऑफ पुअर इंडिगो कल्टीवेटर्स एंड द बर्डन्स ऑफ इंडिगो टैक्सेस। तो जिस तरीके से बम्बा बोधनी पत्रिका का जो एक पॉइंट था वुमेन्स इश्यूज, इसका पॉइंट था मेनली आपका किसानों के रिलेटेड जो इश्यूज थे, और खास तौर से जो नील रिवॉल्ट था, जो नील की जो खेती थी उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज थे वो ये हाईलाइट करते थे। इसके बाद एडवोकेट वुमेन्स एजुकेशन एंड विडो मैरिज एक्ट में भी कुछ इन्होंने हाथ बढ़ाया। इनकरेज किया फॉलोइंग जेईडी यानी कि ज्वाइंट विलियम वाटर बिथुन इनका नाम है। सो बिथुन से एग्जांपल दिया उन्होंने, बिथुन स्कूल फॉर गर्ल्स खोला। क्रिटिसाइज किया ब्रिटिश को, जो भी वो पॉलिसीज बना रहे थे उसके अगेंस्ट वो चीजें बहुत सारी उन्होंने काम किया। फिर ड्यूरिंग 1857 इट डिड नॉट क्रिटिसाइज एक्ट 15 रिस्ट्रिक्टिंग द प्रेस। सम contemporaries example Ramgopal Sanyal felt it was sympathetic to the British, drawing praise for Lord Canning and Lord Greville. So 1857 में एक एक्ट 15 आया था, उसके अगेंस्ट में क्रिटिसाइज नहीं कर पाया कुछ वजह से, जैसे आज के भी हालात है वैसे तो नहीं कर पाए, लेकिन वही इसका मामला हो तो ये समझा जाता है वही क्यों नहीं कर पाए। नहीं कर पाया इसका मतलब इनडायरेक्टली आपने अंग्रेजों को सपोर्ट ही किया, ये चीजें ठीक है। लेकिन बहुत हद तक इन्होंने यहाँ पर जितने भी इशूज थे आपका किसान से रिलेटेड वो सब उठाया था हिंदुओं ने। फिर आ जाओ हिंदू पैट्रियट में, देखो सो इसका एवोल्यूशन यानी कि फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है। सो तो पॉपुलर बहुत था। इट वाज कॉस्टली, सर्कुलेशन फेल ओवर टाइम, बहुत कॉस्टली हुआ। द अर्ली डेथ ऑफ हरीश चंद्र मुखर्जी हर्ट द पेपर, अब ये बहुत जल्दी इनका डेथ हुआ, जैसे कि 1861 में इनकी थी इसके एडिटर्स। और उसके बाद लाइक कृष्ण बादा लाल लेटर एडिटर्स थे, उसके बाद ये लोग आए। तो 1861 में इनकी पैदाइश हुई, 1884 में इनकी डेथ हुई। एंड शंभू चंद्र मुखर्जी कुड नॉट रिस्टोर इट्स रीच, बट वो रीच नहीं बढ़ा पाए फिर से। तो द पेपर लेट बिकम ए डेली इन मार्च 1892, 1892 में डेली हो गया, बट अर्लियर डिक्लाइन हैड ऑलरेडी वीकेंड इट्स ओवरऑल इन्फ्लुएंस। ठीक है, बट पहले क्या हुआ था, वीकेंड जो उसका अर्लियर डिक्लाइन हुआ था, पहले वीकली चल रहा था तो डिक्लाइन हो गया, उतना पॉपुलर नहीं हो पाया हरिश्चंद्र मुखर्जी के बाद। फिर दूसरे एडिटर है उन्होंने कोशिश किया, 1892 में डेली अखबार बना, लेकिन फिर भी वो पॉपुलैरिटी वापस से हासिल नहीं कर पाए। ठीक है, चलो ये हुआ। अब अगला देखेंगे कुछ बुक के बारे में। दो अखबार हमने देखा, एक अब बुक देखेंगे हम हुतुम पैंचार नक्शा, और इसके बाद एक हम देखेंगे आपका, ठीक है चलो ये तो हटाओ, यही देख लेते हैं, इसमें सारा चीज कवर है हुतुम पैंचार नक्शा से रिलेटेड। ओके आ जाओ। सो हुतुम पैंचार नक्शा क्या हो गया आपका, देखो सो पंडित काली प्रसन्न सिंघा जो थे उनकी पैदाइश 1841 में है, देहांत 1870 में। इन्होंने हुतुम पैंचार नक्शा लिखा था 1862 में, एंड ट्रांसलेट हुआ था ये चीज द महाभारता इनटू बंगाली। तो महाभारता के नाम से इसको बंगाली में भी ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, 1858 से 1866 के बीच में ये टाइम पीरियड है। ही यूज द पेन नेम हुतुम पयांचा, मतलब इनका नाम तो काली प्रसन्न सिन्हा था, लेकिन वो अपने लिए पेन नेम यूज करते थे राइटिंग के लिए, हुतुम पयांचा। ठीक है, टेकन इन 1861 एंड ऑल्सो रोड प्लेस लाइक बाबू भी लिखा था 1858 में, और बिक्रम वार्षी लिखा था 1857। तो ये सब उनके काम से जो उन्होंने और भी लिखे थे।
अब पहले तो ये देखते हैं कि हुतुम पे अचानक का थीम क्या था। इनका थीम बिल्कुल सिंपल था। द बुक पेंट्स अ लिवली पिक्चर ऑफ 19th सेंचुरी कोलकाता, स्पेशली द बाबू कल्चर ऑफ वेल्दी लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स एंड शोवी स्पेंडर्स। क्लियर? हुआ क्या था, जैसे आज के टाइम पे भी आप देखो जो इंग्लिश बोलते हैं वो बहुत ज्यादा अपने आप को वो वाला कूल समझते, एकदम ये वाला हे ब्रो, हाउ आर यू ब्रो, हाउ आर यू भी नहीं बोलते तो एच आर यू बोल देते। मतलब क्या बोलूं, इतना शॉर्टकट चल रहा है ना, मतलब हाउ आर नहीं एच आर यू। मेरी किसी से बात हो रही थी कुछ, तो मैंने बोला, फिर उसने वहां से लिखा वापस में टी वाई एस एम। मैं कंफ्यूज की ये टी वाई एस एम है क्या, पूछा तो पता चला टी वाई एस एम का फुल फॉर्म होता है थैंक यू सो मच। वाह जियो। मेरे को उसी वक्त मन करा कि इसको नोबेल पुरस्कार दे दूं पाताल लोक वाला, ताकि ये पाताल लोक में जाके अपना जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार सके। क्या ही बोलूं, मतलब स्पीचलेस मोमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच का भी इन लोगों शॉर्ट फॉर्म बना दे, मतलब और भी बहुत सारे, मतलब मैं तो सुन सुन के हैरान हो जाता हूँ क्या क्या बना रखा भाई साहब। यार तो कभी मौका मिला ना डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में आगे एग्जाम के बाद, ठीक है, बड़ा मजा आएगा इसमें भी। लेकिन ठीक है अभी देखते हैं। सो खैर इन्होंने क्रिटिसाइज वैसे लोग किया उस वक्त जो बाबू कल्चर एक बन रहा था, जो बंगाली थे, इन्होंने मेनली बंगाली तबका को ही हाईलाइट किया, क्योंकि बंगाल का बात हो रहा था। बंगाली जो लोग थे, जो भी अपनी क्लास में थे, जो इंग्लिश एजुकेशन अच्छे से हासिल कर लिए थे और जो अपर पोस्ट में चले गए थे एज अ जॉब, अंग्रेजों के अंदर ही काम कर रहे थे, तो वो लोग ये समझते थे कि हमारा जो बंगाली कल्चर है, जो इंडियन कल्चर, वो बेकार है, उसको हटा दो, रद्दी के भाव में एकदम बेच दो, और जो इंग्लिश कल्चर आया है अंग्रेजों का, उसको ही अपना के रहना, उसको ही ठीक ठाक करना। तो वो बहुत अपने आप को बड़ा और कूल समझते थे उस टाइम पे, अंग्रेजी बोलना ये वगैरह, जैसे आज के टाइम पे चलता है। तो उसी चीज को इन्होंने एक उल्लू की कहानी के थ्रू पूरा पोर्ट्रे किया था। अब वो कहानी तो मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि थोड़ा लंबा कहानी है उसका, ठीक है। तो उल्लू की वैसे वो कहानी जानना आपके लिए जरूरी भी नहीं, बट दो उल्लू का किरदार है इसमें, वो उसके थ्रू पूरा इन्होंने कहानी समझाया और बड़ा फनी लैंग्वेज में समझाया, इसलिए थोड़ा पॉपुलर ज्यादा हुआ क्योंकि ह्यूमर आदमी को पसंद आता है, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली वो क्रिटिसाइज ही किया, इट क्रिटिसाइज द इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास, द मोरली डिक्लाइन रीच, मोरली डिक्लाइन लिस्ट, ठीक है, मतलब मोरल गिर चुका है वैसे अमीर लोग हैं। एंड इमिटेटर्स ऑफ इंग्लिश वेज एंड डिसऑनर, इमिटेटर्स थे जो नकल करते थे अंग्रेजों के। सिटी लाइफ के बारे में वही लिखा, द बुक वाज वेरी पॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लीडिंग टू काउंटर बुक दैट टायर्ड ऑफ डिफरेंट क्रिटिसाइज्ड ग्रुप। इन्फ्लुएंस क्या हुआ, बैंकिम चंद्र चटर्जी कंपेयर्ड इट विद डेकेन्स स्केच बाय बॉयज। सो डेकेन्स एक राइटर है वहां फॉरेन के, आई थिंक लंदन के थे। सो स्केच बाय बॉयज उन्होंने एक लिखा था, उससे कंपेयर किया, उससे मिलता जुलता ही कुछ काम था। प्रेजिंग इट्स स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल ऑफ ऑल सोशल लेयर्स इन लेट 19th सेंचुरी, ये चीजें थी, ठीक है। ओके आगे देखेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास नील दर्पण। तो नील दर्पण जैसे नाम में नील है, ये हमारे दीनबंधु मित्रा साहब ने लिखा था। अब इनका क्या काम था, जैसे हिंदू पैट्रियट ने नील की बगावत के बारे में चीजें उठाई, सो नील विद्रोह के बारे में, और इन्होंने बेसिकली नील विद्रोह नहीं, नील की जो यहाँ पर खेती हो रही थी उस पे जो यहाँ पर प्रेशर, जो यहाँ पर ये क्या बोल सकते हैं, जुल्म सितम हो गया ना, तो हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में एक वर्ड है उसको मैं भूल रहा हूँ, अत्याचार। हाँ, जो अत्याचार किया जा रहा था किसानों के ऊपर, उसको अच्छे से यहाँ पे हाईलाइट किया एक ड्रामा के थ्रू। तो देखो दीन बंधु मित्रा ने ये लिखा था 1829 से 1873, a postal department employee wrote नील दर्पण in 1860 under a literally new domain। कॉन्टेक्स्ट क्या था, थेपा बेस्ड ऑन द इंडिगो रिवॉल्ट ऑफ 1859 to 16 depicts the harsh oppression of indigo। वही सेम चीज जो मैंने बताया, इसका मैसेज क्या था, ड्रामेली ओपनली शो, द ड्रामा क्या ओपनली शो किया द क्रूरल्टी ऑफ प्लांटर्स एंड द सफरिंग ऑफ पीजेंट्स, मेकिंग द मूवमेंट्स काउस क्लियर टू द पब्लिक, ठीक है। ये पूरा काउस बताया क्यों हो रहा है। तो उन्होंने ये पूरा एक सिस्टम दिखाया कि किस तरीके से जबरदस्ती किसानों से खेती की जाए, करवा रही है नील की सरकार यहाँ पर, जो नहीं करना चाह रहे उसको भी करवा रही है, ठीक है। जो करना चाह रहे हैं उसको किस तरीके से एक जो कर्ज का लूप होता है उसमें वो फंसा दे रही है। अब खेती भी कर लिया किसानों ने, खेती करके दे भी दिया, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी जमीन भी चली गई, खेती का पैसा भी नहीं मिला, और उल्टा उससे उसकी जमीन पे फिर से उसको गुलाम की तरह खटवाया जा रहा है। ये सब चीजें दिखाया था उन्होंने। The British aid on 7 December 1872 at the Great National Theatre. The Vidyasagar reportedly stormed to victorize villain Roxas on the stage. तो यहाँ विद्यासागर रिपोर्टेडली, अब जैसे बताया जाता है कि विद्यासागर जो थे उन्होंने जो रॉक्सेस था, मतलब एज अ विलन जो इस कहानी में दिखाई गई, इस ड्रामा में उसका किरदार उन्होंने प्ले किया था, ठीक है। ये चीजें हुई थी। शायद कैमरा हिल गया हमारा,
नहीं ठीक है, हिला तो नहीं, ओके चलता है ना। तो वो किरदार उन्होंने दिखाया था। ये ड्रामा इसलिए भी इतना फेमस हुआ क्योंकि ये ड्रामा सिर्फ किताबों में नहीं रह गया, इसको स्टेज पे परफॉर्म किया गया। अब बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया गया था। अब आप मुझे ये बताना है कि इंग्लिश में इसको किसने ट्रांसलेट किया था, ठीक है, ये आप बताना। देखो, सो एट रेप जॉन्स लॉन्ग्स रिक्वेस्ट, रेप जॉन्स का बहुत रिक्वेस्ट था, तो माइकल मधुसूदन दत्ता ट्रांसलेटेड नील दर्पण इनटू इंग्लिश। वाह, मैंने ही बता दिया, ये कैसा बात है। मतलब माइकल मधुसूदन दत्ता ने ट्रांसलेट किया था, मेकिंग इट द फर्स्ट बंगाली प्ले ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। ये पहला बंगाली प्ले था जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था। ये सब चीजें अगर एमसीक्यू में आ गई ना, फिर आप बोलेगे हाँ सर ये जो किताब में नहीं था। अरे किताब में नहीं होता है हर चीज, पर फिर भी होता है। आप देखते नहीं हो, देखते हो तो पढ़ते नहीं हो, पढ़ते हो तो ध्यान में नहीं रखते हो, तो ध्यान में रखा करो जो चीजें बताई जाती है। इन्फ्लुएंस बहुत सिंपल सा बेटा, नील दर्पण लैंडमार्क ऑफ पॉलिटिकल थिएटर, ब्लेंडिंग इट व आर्ट वाज, ठीक है, बहुत सिंपल। चलो इसके बाद हम अब आएंगे दूसरे मुद्दे पे। यहाँ तक हमने न्यूज़पेपर वाला दौर देख लिया। यहाँ पे एक लास्ट ग्राम वर्ता प्रकाशिका सभा, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये आप अपने से रीड कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप इस जो यहाँ पे मैंने लिखा है इसको आप डायरेक्टली अपने आंसर में यूज कर सकते हो। 4 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, मोर देन इनफ है, इतना इन्फॉर्मेशन बता देना, हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम आते हैं उस मुद्दे पे। यहां तक ये चीज चली, इसके बाद क्या हुआ कि इंग्लिश एजुकेशन को यहाँ पर, बेसिकली इंग्लिश एजुकेशन नहीं, यहाँ पर फिर अंग्रेजों ने बोला कि नहीं, एजुकेशन को प्रमोट करना होगा हिंदुस्तान में, क्योंकि हमें चाहिए ऐसे मजदूर जो हमारे फैक्ट्रीज में काम कर सके। तो उन्होंने फिर यहाँ पे चार्टर एक्ट के द्वारा 1 लाख प्रति माह था या प्रति साल था, मैं याद नहीं, शायद सालाना था, मतलब हर साल बोला गया कि 1 लाख रुपए इंग्लिश एजुकेशन, मतलब इंडिया में एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा। फिर इसके बाद ये माजरा शुरू हुआ कि कौन सा एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। अपना जो ट्रेडिशनल एजुकेशन चल रहा है, जैसे कि मुस्लिम जो थे मदरसा में अपने बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन देते थे अपने मजहब के बारे में, कुरान के बारे में, और जो हिंदू थे वो मंदिर में अपने बच्चों को संस्कृत के बारे में, गीता वेद के बारे में जो वो देते थे, ठीक है। बाकी आप क्रिश्चियंस में देखो तो बाइबल की वहां पर शिक्षा देते थे, तो ये सब ट्रेडिशनल था। और दूसरा था क्या, वेस्टर्न एजुकेशन, जिसमें इंग्लिश का एजुकेशन था, जिसमें साइंटिफिक नॉलेज इंक्लूडेड थी, वो चीजें, ये था। तो ठीक है, यही पे डिबेट हुआ कौन सा दे। तो इसी में यहाँ पर एक चीज आता है ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट का। तो जो लोग यहाँ पर ट्रेडिशनल एजुकेशन को फॉलो करते थे वो कहलाए ओरिएंटलिस्ट, और जो लोग वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो कर रहे थे वो कहलाए एंग्लिसिस्ट। तो इंट्रोडक्शन का पार्ट यही है, इसको आप पढ़ लेना, डेट वगैरह यहाँ मेंशन है। हम आगे मेन मुद्दा पे चलते हैं, ठीक है। जिसे देखो इसमें एग्जांपल्स है कुछ, संस्कृत कॉलेज 1824 एंड द जीसीपी 1820 1823 reflected Orientalist priorities yet acknowledged English as a gateway to modern science. Key moment in debate क्या था, raised for education, raising question on western learning. तो प्रॉब्लम्स थी, अब देखो प्रॉब्लम्स की थी, जो भी ओरिएंटलिस्ट उनका ये मानना था अगर वेस्टर्न एजुकेशन आ जाती है तो हमारा जो भी यहाँ पर दीन है, धर्म है, जो भी ट्रेडिशन है, जो कल्चर है वो खराब कर देगी। और उनका सोचना थोड़ा बहुत सही था, क्योंकि उससे इम्पैक्ट पड़ा है, आज हमें वो रिजल्ट देखने को मिलता भी है कि उस इंग्लिश एजुकेशन की वजह से वो इम्पैक्ट पड़ा है। बट वो इम्पैक्ट इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली इंग्लिश एजुकेशन से नहीं पड़ा, हमारी मेंटेलिटी से पड़ा कि हमने उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रखा है। अगर उसको सिर्फ एज एजुकेशन के तौर पे रखा जाता, इंग्लिश को सिर्फ एज ए लैंग्वेज मारा जाता, ना कि बस इतना कुछ कि इंग्लिश आ जाना ही बहुत बड़ी बात होती है, तो कुछ सिनेरियो और होगा, ठीक है। फिलहाल मजबूरी थी उस वक्त के कुछ लोगों की भी, हिंदुस्तान में रह के भी कोई वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय थे हमारे, और भी लोग थे, इनका नाम बहुत ऊपर में आता है। क्योंकि देखो ये था, उनको ये पता था अगर इंग्लिश एजुकेशन को नहीं लाया गया तो हम साइंस टेक्नोलॉजी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि साइंस का जितना भी डेवलपमेंट हुआ वो सब अंग्रेजों ने अपनी भाषा यानी कि इंग्लिश में लिखा था। उसको तो हम इंग्लिश सीखने के बाद ही पढ़ पाएंगे, और उसके बाद ही हम वो चीज कॉम्पीट कर सकते, तो ये जरूरी था, ठीक है। सो अर्ली आउटकम्स ये सब आप पढ़ना, ये सारी चीजें ही है यहाँ पर। और राजा राम मोहन ने देखो 1823 में एक लेटर भी लिखा था, क्रिटिसाइज नैरो संस्कृत ओनली लर्निंग, ये सब चीजें थी, ठीक है। तो वो इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, बट जो एजुकेशन सिस्टम बना उसको वो सपोर्ट नहीं करते थे, ये ध्यान रखो, ठीक है। आगे देखो सही स्प्रेड कैसे हुआ। अब एक ये जो प्रॉब्लम था ये रिजॉल्व हुआ, कब रिजॉल्व हुआ, 1835 में। देखो मैकेलेस मिनट 1835 में आया, डिस्प्यूट स्ट्रॉन्ग का मिनट। तो 1835 में जब मैकेले मिनट आया, उन्होंने बताया हमें एक ऐसा तबका हिंदुस्तान में बनाना है जो सोच और फिक्र के एतबार से आपका कैसा हो, बोलो
अंग्रेज हो, पहनावा ओढ़ावा वो सब दिखेगा हिंदुस्तानी के जैसा, लेकिन उनका जो सोच और फिक्र रहेगा वो अंग्रेज के जैसा रहेगा। तो वही वो अपने सक्सेस में कामयाब हो गए। अब इसका एग्जैक्ट क्या हुआ, ये तो एक तय हो गया कि 1835 के बाद कि हाँ ठीक है, अब इंग्लिश एजुकेशन ही एज अ गवर्नमेंट लैंग्वेज बन चुका है। तब एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कैसे कैसे लोग सामने आए, क्या क्या उन्होंने किया। तो सबसे पहले हम प्राइवेट एफर्ट्स में देखेंगे, दो तरह के एफर्ट्स, एक प्राइवेट एक गवर्नमेंट। तो प्राइवेट एफर्ट्स में देखो क्या क्या चीजें हुई। यहाँ पर अर्ली प्राइवेट स्टेप्स लिया गया, इंक्लूडेड ट्यूटर्स इन एलिट हॉर्मोन्स एंड फाउंडिंग ऑफ हिंदू कॉलेज, लेटर प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। ये सब वो रिमार्क्स हैं जो बाद में बनाए गए इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मिशनरीज, विद मिशनरीज मेनली क्रिश्चियन मिशनरीज की हम बात करते हैं, जिसमें जॉन एलियट वाटर बिथुन है, हेनरी डेरोजियो है, एंड ये दो नाम ही आता है। बाकी हमारा राजा राधा कांत देव है, राजा राम मोहन रॉय, इन चार लोगों के बारे में हमें डिटेल में जानना है क्या उन्होंने इनिशिएटिव्स लिया था। अब बाकी यहाँ पे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव से ये चीजें आप पढ़ लेना, ठीक है। अब एक एक करके चलो हम यहाँ पे आगे देखते हैं और कैसे कैसे लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट किया। बट इतना था कि यहाँ पे जब ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, इतना सब चीजों उन्होंने कर लिया, ठीक है, तो इसके बाद क्या हो रहा था, अब यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ हुई कि जो भी रूल्स रेगुलेशन सरकार ने बनाई वो 100% चला नहीं बहुत जगह पे, और बहुत जगह तक एजुकेशन फिर भी नहीं पहुंच पाया, जो एकदम थोड़ा विलेज टाइप एरिया था, ठीक है, नहीं पहुंच पाया। तो उन चीजों में सुधार लाने के लिए यहाँ पर बीच बीच में कुछ कमेटी बनती गई। इसमें सबसे पहला आता है हमारा उट्स डिस्पैच। देखो, तो उट्स डिस्पैच और हंटर कमीशन, इसके बारे में जानते हैं। उट्स डिस्पैच क्या था, ये इसको हम लोग माग्ना कार्टा कहते हैं ऑफ इंडियन एजुकेशन। याद रखना कि माग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, बाद में डिस्कस करेंगे, वो आपके सिलेबस का फिलहाल टॉपिक है नहीं, ना ही हमारे पास उतना टाइम है भी डिस्कस करने का। बट माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया था, यूनिवर्सिफाइड किया था फाउंडेशन को, जैसे कोलकाता, मुंबई, मद्रास में टीचर ट्रेनिंग शुरू किया। ग्रांट्स इन एड एंड लैडर फॉर प्राइमरी टू हायर एजुकेशन, इन्होंने सजेस्ट किया कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाए, टीचर को ट्रेनिंग दिया जाए, पूरा एक माने एग्जाम का एक शेड्यूल बनाया जाए, कब कब एग्जाम होगा नहीं होगा। और एक ग्रांट यहाँ पर इन लोग बताए, ग्रांट इन एड मतलब कुछ एक पैसा तय कीजिए जो दिया जाएगा किसी एक टीचर को या वहां पे कोई भी कॉलेज में प्रोफेसर को, जो एक पर्टिकुलर काम के लिए खर्च होगा सिर्फ उस कॉलेज के लिए। कुछ सजेशन इन लोगों ने दिया इस तरीके से, ठीक है। और जो प्रॉब्लम उस डिस्पैच पे थी, उन सभी प्रॉब्लम को बाद में हंटर कमीशन ने आके सही किया। इन्होंने वही किया, पोस्ट फॉर मोर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स एंड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्सिटीज। और इन्होंने एक चीज और ऐड किया हंटर कमीशन ने, कि स्कॉलरशिप का भी एक रूल लाओ कि बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाए जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे एजुकेशन को, उनको स्कॉलरशिप दिया जाए, ठीक है। लिमिट्स एंड इनइक्वालिटीज, सो डिस्पाइट ग्रोथ एक्सेस remained unequal, benefit went manually to upper caste and elites, while large section especially women remained outside formal education। फिर भी इतना ग्रोथ, इतना मैंने कोशिश करने के बाद भी सभी लोगों तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाया, खासतौर से औरतें जिनके बारे में बहुत चर्चा की गई वो इस फॉर्मल एजुकेशन से बाहर ही रह गई, ठीक है। तो रिपोर्ट अबाउट विलेज स्कूल शोड लार्ज नंबर बट पुअर क्वालिटी बिफोर रिफॉर्म्स हुआ, ठीक है। आओ आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा ना, इसके बाद वुमेन्स एजुकेशन का तो है यहाँ पर, तो वुमेन्स एजुकेशन का भी पार्ट आता है, वो हम पहले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इतना चीज होने के बाद भी वुमेन्स एजुकेशन में उतना बढ़ावा नहीं हो पाया, लेकिन इंग्लिश एजुकेशन को अच्छे से प्रमोट किया गया। पहले काम करते हैं, इंग्लिश एजुकेशन में जो लोगों का हाथ था वो देख लेते हैं, फिर हम ये देखेंगे किस तरीके से वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट किया गया। तो सबसे पहला नाम यहाँ पे राधा कांता देव का है। तो इनका बैकग्राउंड क्या है, तो फ्रॉम द शो बाजार एरिस्टोटिक फैमिली यहाँ पे आते थे, फाउंडेड बाय मुंशी नाभा कृष्णा। स्टडी किया इन्होंने कैलकाटा एकेडमी में, और संस्कृत और फ्रेंच वो जानते थे ये लैंग्वेज। सो हिंदू कॉलेज में क्या किया, हिंदू कॉलेज में इन्होंने सर्व किया। हिंदू कॉलेज सर्व्ड ऑन द मैनेजिंग काउंसिल फ्रॉम 1818 फॉर अबाउट 32 ईयर्स। तो लगभग 32 साल तक ये एज द मैनेजिंग काउंसिल यहाँ पे वो काम करते थे हिंदू कॉलेज में। और गाइडिंग रूल्स इन्होंने बनाया था, कुछ सपोर्टिंग स्टूडेंट्स बनाया था, सपोर्टिंग गाइडिंग एंड सपोर्टिंग रूल्स बनाए थे इन लोगों ने। इन्होंने खास तौर से जो हायर स्टडीज में स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल हेल्प वे नीडेड। तो फाइनेंशियल हेल्प भी बच्चों को मिल पाए जब नीड हो, ये इन्होंने एक प्रोग्राम किया। स्कॉलरशिप एंड साइंस के बारे में कुछ चीजें लिखी, रोट अ साइंटिफिक नोट ऑन 24 परगनास एग्रीकल्चर, ट्रांसलेट किया, एक फ्रेंच हॉर्टिकल्चर बुक था, तो 1832 में उसको ट्रांसलेट किया गया और सेंड किया गया रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में, ठीक है। ये कुछ काम उन्होंने किया। इसके बाद आता है डेविड हेयर का नाम। सो डेविड हेयर ने क्या किया, इनका बैकग्राउंड देखो, एक स्कॉट थे, वो केम टू कैलकाटा इन 1800, 1800 में वो हिंदू कैलकाटा आए,
एज अ वॉच ट्रेडर, एक वॉच ट्रेडर के तौर पर, मतलब घड़ी बेचने का काम। सो आफ्टर 18 ईयर्स शिफ्टेड फुल्ली टू एजुकेशन वर्क। 1800 में आए थे, 18 साल मतलब 1818 के करीब वो टोटली यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे एजुकेशन के वर्क में। सो सजेशंस एंड हार्मफुल कस्टम्स बिलीव साइंटिफिक वेस्टर्न एजुकेशन वाज अ पास टू सोशल रिफॉर्म। इनका वही मानना था कि सोशल जो भी सोसाइटी में चीजें हो रही हैं उसको रिफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए, करना पड़ेगा। सो डिनाइड क्रिश्चियन ब्यूरियल एंड इंटर्ड एट कॉलेज स्क्वायर, फाउंडिंग हिंदू कॉलेज। इन्होंने हिंदू कॉलेज बनाने में बहुत हेल्प किया। साथ में स्कूल बुक सोसाइटी इन्होंने बनाया, इंडियन स्कूल सोसाइटी बनाया 1818 में। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी होंगी बेटा, ठीक है। एग्जाम पॉइंटर्स में याद रखना आपको कि नॉन हिंदू कॉलेज 1811, स्कूल बुक सोसाइटी, ये 3 डेट्स आपको याद रखनी है। बाकी इन्होंने हिंदू कॉलेज को फाउंड किया था, प्रपोज्ड न्यू इंस्टीट्यूशन वाया स्कूल बुक सोसाइटी, इंडियन स्कूल बुक सोसाइटी टू स्प्रेड एजुकेशन एंड इंग्लिश बुक, ठीक है। इन्होंने मेडिकल कॉलेज में भी यहाँ पे योगदान दिया अपना। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज यहाँ पे 1 जून 1835 से बना। इनकरेज यहाँ पर एनाटॉमिकल स्टडी को किया गया एंड फ्री मेडिसिन फॉर पेशेंट्स। इन्होंने ही एक चीजें बताई थी कि एनाटॉमिकल स्टडी को बढ़ावा दिया जाए और फ्री मेडिकल पेशेंट्स के मैंने मेडिसिन यहाँ पे हो पेशेंट्स के लिए। ओपोज किया था फोर्स्ड कन्वर्जन डिस्पाइट बीइंग क्रिश्चियन, ठीक है। फोर्स कन्वर्जन को इन्होंने अपोज किया, नहीं जबरदस्ती कन्वर्ट मत कराओ किसी भी धर्म में। स्पीक अगेंस्ट ड्यूरी एक्ट एंड प्रेस एक्ट। चलो ठीक है, आगे देखते हो। अगला हमारे पास यहाँ पर हेयर, यानी कि डेविड हेयर के बारे में बात हो रही है हमारी। तो इन्होंने क्या एफर्ट डाला, बुक सोसाइटी से इन्होंने बनाया, हेल्प्ड द स्कूल बुक सोसाइटी 1817 इन इंडियन स्कूल बुक सोसाइटी। अच्छा ये तो वही हो गया, डेविड हेयर के बारे में तो पढ़ ही लिया हमने, और ठीक है ये हमारा हटाओ इसको। तो जॉन इलियट वाटर विथुन के बारे में जानते हैं अब, ठीक है। और राजा राम मोहन रॉय के बारे में भी है। तो जॉन इलियट वाटर विथुन हमारे यहाँ रहे। इन्होंने क्या किया, मास्टर्ड मल्टीपल लैंग्वेजेस, इंग्लिश, बंगाली, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन। हमें तो एक इंग्लिश सीखने में पानी पिला रहा है, मतलब हालत खराब हो जा रही है। इन्होंने इंग्लिश भी सीखा, बंगाली सीख लिया, ग्रीक सीखा, लैटिन सीखा, जर्मन सीखा, फ्रेंच सीखा, इटालियन सब सीख लिया। भाई साहब क्या मतलब, और कोई काम था नहीं आपके पास। देखो हमारे जैसे बच्चों को देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश भी ढंग से नहीं सीख पा रहे, जो थोड़ा बहुत आता है बस उतना ही आता है। हाई ब्रो, HRU। अरे मेरा चेयर इधर उधर काहे जा, मतलब मेरे चेयर को भी देखो HRU पसंद नहीं आया, ठीक है। इसको भी शॉर्ट फॉर्म पसंद आ नहीं है, ठीक है। इंडिया में क्या किया, इंडिया में इन्होंने क्या देखो, बिकेम चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ एजुकेशन विथ दक्षिण नारायण मुखर्जी, मदन मोहन कलंदर एंड विद्यासागर। स्टार्टेड नेटिव फीमेल स्कूल विद 21 स्टूडेंट्स ऑन 7 मई 1849। ये बहुत बड़ा काम था इनका, फीमेल स्कूल यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है। डेट याद रखना। वुमेन्स इंस्टीट्यूशन में भी इन्होंने काफी काम किया। द स्कूल बिकेम, यही जो स्कूल था इसको बिथुन स्कूल बोल दिया गया। लेटर ये बाद में बिथुन स्कूल जो था वो बिथुन कॉलेज बना, और ये पहला वुमेन्स कॉलेज बना पूरे एशिया में जो डोनेट करता था हिज एंटायर वेल्थ टू दिस काउज। समझे बात को कि नहीं, बिथुन कॉलेज आज भी एग्जिस्ट करता है। देखो कितना बड़ा लेगेसी कायम किया इन्होंने। सपोर्ट सिस्टम किया भैया, हेल्प ब्रिटिश द फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी इन कैलकाटा, पब्लिक लाइब्रेरी, अरेंज कैरियज ऑफ फॉर गर्ल्स स्टूडेंट टू अटेंड सेफ्टी, एग्जाम पॉइंटर नोन। यहाँ पे देखो क्या ये चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंटर फिर से, ठीक है, याद रख लोगे है ना। चलो सो राजा राम मोहन रॉय के बारे में आई थिंक मैंने यहाँ कवर करना, मैंने कवर किया था, पता नहीं वो कहाँ गया, वो वाला पेज मिल नहीं रहा है। कोई बात नहीं है, पढ़ लेना उसको अलग से। बहुत ज्यादा कुछ मतलब उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले किया था। मैं देख लेता हूँ अगर आगे पीछे कहीं हो गया हो तो एक अलग सी बात है, लेकिन मुझे ऐसा मिल तो नहीं रहा है कहीं पे। कोई बात नहीं, पढ़ लेना उसको, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय के बारे में हम देख लेंगे जब मूवमेंट्स अगेंस्ट सती पढ़ेंगे, तो वहां पे वो चीज तो कवर अप करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ये चीजें हमारी खत्म होती है। कैलकाटा मेडिकल कॉलेज है, इसके बारे में पढ़ लेना, कब शुरू हुआ, क्या ट्रेनिंग सर्विस मिलती थी, अर्ली नेम्स क्या था इनका, और इंडियन पायनियर्स कौन कौन से लोग यहाँ से पढ़ के निकले थे, वो सब चीजें आप पढ़ लेना। इसके बाद हम चलेंगे सोशल रिफॉर्म्स के थ्रू के तरफ। जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हमने जाना अभी तक, जो कि न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड पीरियोडिकल्स के द्वारा सही करने की कोशिश की गई, उसमें यहाँ पर सोसाइटीज बनाई गई और ब्राह्मण समाज उसी का एक नतीजा था। तो और देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे हुआ। देखो सोशल रिफॉर्म्स में की फीचर्स क्या थे। वेस्टर्न एजुकेशन रेज्ड अवेयरनेस एंड एनकरेज रिफॉर्म्स। द न्यू मिडिल क्लास लेड मेनी रिफॉर्म एफर्ट्स। वॉइस ग्रीव अगेंस्ट हार्मफुल कस्टम्स एंड सुपरस्टिशंस। प्रोटेस्ट हुआ, टारगेटेड कास्ट बैरियर्स, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगेमी। ये सब सोशल रिफॉर्म का आपका एक ये है
पॉइंटर्स मैंने बना रखा है शॉर्ट फॉर्म, मतलब ये चीजें हुई, ठीक है। न्यू सोशल ऑर्डर यहाँ पे बिल्ड हुआ, ओवर डिकेइंग ओल्ड प्रैक्टिस, पीपल वेर इंस्पायर्ड टू फाइट ऑपरेशन एंड इनजस्टिस, मॉडर्न आइडियाज लाइक विडो रीमैरिज गेन्ड एक्सेप्टेंस, गवर्नमेंट यहाँ पे मिशनरीज एंड थिंकर्स ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। चलो इससे पहले मुझे याद आया, आगे बढ़ने से पहले सोशल रिफॉर्म में एक थोड़ा सा नजर डाल देते हैं यहाँ पर वुमेन्स एजुकेशन के अर्ली स्टेप के ऊपर, ठीक है। चलो, तो रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, राधा कांत देव, डेविड एयर, विद्यासागर एडवांस गर्ल्स स्कूलिंग थ्रू सोसाइटीज स्कूल्स एंड एडवोकेसी। देखो ये लोग सभी लोग यहाँ पे सामने आए। बीतोनी स्कूल का एक अच्छा एग्जांपल तभी हमने देखा, लेकिन एकदम जो मेन जो रोल यहाँ पे प्ले किया ना एकदम हीरो बन के, वो थे विद्यासागर जी ने। सो विद्यासागर जी ने यहाँ पर कमांड संभाली थी। ये एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर थे 1855 में। सो विद्यासागर ओपन डजन्स ऑफ स्कूल्स फॉर गर्ल्स मेनली। He publicized the principal daughter deserve care and education like sons while authorizing school texts like, ठीक है। सो विद्यासागर यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं और क्या मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट करते हैं, जो कि बाद में विद्यासागर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। रादर बाय ज्वाइनिंग प्रोटेस्ट ब्लेंडिंग वेस्टर्न लर्निंग विद बंगाली कल्चर वैल्यूज, रिमेम्बर्ड एज ट्रेडिशनल मॉडर्नाइजर, ही कंबाइंड रिफॉर्मिस्ट एनर्जी विद कॉम्पेसेशन एंड कल्चरल रूटनेस, ठीक है। ये चीजें हुई थी, पढ़ लिया। आगे देखो, अब एक डेडिकेटेड पेज मैंने इनके लिए बनाया, ये देख लेना। चलो ये आप पढ़ लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको जानकारी बहुत मिल जाएगी इसके बारे में। अब हम चलो आगे चलते हैं थोड़ा इसके ऊपर, ब्राह्मण समाज के ऊपर। तो ब्राह्मण समाज आदमिया सब है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ब्राह्मण समाज मेनली यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था। कुछ उनका एजेंडा था कि चाइल्ड मैरिज हम उसको रोकेंगे, विडो रीमैरिज जो नहीं हो पा रहा उसको रोकेंगे, सती का जो रस्म है उसको रोकेंगे। ये कुछ चीजें उन्होंने यहाँ पर बनाई थी। सो आत्मीय सभा 1815 में कायम हुआ, देन ब्राह्मण सभा 1828 में कायम हुआ, और राजा राम मोहन रॉय बिकम ब्राह्मण समाज 1830 में हुआ, ठीक है, विथ वैदिक प्रिंसिपल एट इट्स कोर्स। फिर आदि ब्रह्मो बना आफ्टर राम मोहन डेथ, राजा राम मोहन का डेथ जब हुआ 1833 में, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ज्वाइंड इन 1843। आदि ब्रह्मो समाज कंटिन्यूड टिल 1866, opposing child marriage, sati, polygamy and caste rules. Debates Radha Kantadev resisted on outright ban on sati. Debate यहाँ पे चला, राधा नाथ was courteous and sometimes said, देखो ओवरऑल हो क्या रहा था यहाँ पे, ये चीजें बनी, फिर यहाँ पे बहुत सारा ट्रांसफॉर्म ये हुआ। तो एक चीज समझना, सबसे पहले राजा राम मोहन ने डाला, उसमें मैंने बुनियाद डाली, उससे बहुत सारे लोग शामिल हुए। फिर बाद में जब उनका डेथ हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे और हमारे पास एक ये थे, क्या नाम उनका, केशव चंद्र सेन। देवेंद्र नाथ टैगोर थे और केशव चंद्र सेन थे, एक मिनट, हाँ केशव चंद्र सेन, ठीक है। सो इनके बीच में यहाँ पर थोड़ा सा ये हुआ, तो इनके बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि नहीं हम एकदम, मेनली कॉन्फ्लिक्ट का रीजन ये था कि नहीं हम एकदम मेन कोर अपना जो हिंदू संस्कृति उसको लेके चलेंगे। फिर दूसरा का ये थॉट था नहीं थोड़ा सा हम फास्ट पेस में चलेंगे, जल्दी जल्दी, बहुत स्लो हम काम नहीं कर सकते, तो इस वजह से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब जो जिसको मानते थे वो उधर चले गए, ठीक है। लेकिन फिर केशव चंद्र सेन जो थे उसके आगे फिर यहाँ पर ये हुआ, एक टाइम क्या हुआ कि भाई एक मेन मोटिव था समाज को बनाने का, जब पार्टीशन हुआ चाइल्ड मैरिज हम नहीं करेंगे, पता चला कि जो उसके ओनर थे उन्होंने क्या किया यहाँ पर, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा देखना यहाँ पे लिखा हुआ वो चीजें, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप नीचे आंसर करना कि जब पहला पार्टीशन हुआ ब्राह्मण समाज का तो कौन सा दो नाम आया था, दो नाम तो बना होगा। अब कौन सा वो दोनों समाज का नाम क्या था वो बताओगे, दोनों समाज के लीडर कौन थे वो बताओगे, और कौन से लीडर ऐसे थे जिन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जा करके अपना ही लॉ को तोड़ा। चाइल्ड मैरिज था कि चाइल्ड मैरिज नहीं करना, और उन्होंने खुद अपनी ही बेटी की, 18 साल से कम उम्र थी उनकी, अपनी खुद की बेटी, उसकी शादी किसी एक लड़के से कर दी। तो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट वो खुद आवाज उठा रहे और खुद उन्होंने चाइल्ड मैरिज कर दिया। ये कौन थे वो बताओगे, ये चीजें आपके पढ़ने के लिए आप पढ़ोगे, ठीक है। केशव चंद्र सेन यहाँ पर, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप खुद देखोगे आपको दिख जाएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपका मुझे अटेंशन चाहिए, इसीलिए पढ़ना, आंसर नीचे कमेंट में करना, मैं भी देखता हूँ आप लोगों में से कितने लोग करोगे। एक ही स्टूडेंट करेगा मैं समझ पाऊंगा कि ठीक है एक ही पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक ढंग से पढ़ रहा है, पढ़ तो रहा है सभी यहाँ पर, ओके। चलो मूवमेंट्स अगेंस्ट सती की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रिश्चियन मिशनरीज इन श्री रामपुर लेड बाय विलियम कैरे बिगेन ऑर्गेनाइज ऑपोजिशन टू सती अराउंड 1799।
carry research to practice from 1892 and hosted a debate at Fort William College में एक डिबेट हुआ 1803 में. arguing सती was not required by Hindus scripture. मतलब बोला भाई सती का कोई जरूरत ही नहीं है इस रस्म का, हटा दो इसको. ठीक है, तो सती के रस्म आपको पता है होता क्या था, जैसे बताया जाता है बुक में कि सती का रस्म में क्या, अगर किसी भी औरत का हस्बैंड का डेथ हो गया तो हस्बैंड को जब चिता जलाया जा रहा है, जब उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तो उस वक्त उस औरत को भी, जिसका पति यहाँ पर मर चुका है, जिसका देहांत हो चुका है जिसके पति का, उस औरत को भी उसी चिता में, उसके पति के चिता में जिंदा जला दिया जाता था. ठीक है, ये बोला जाता है. आगे देखो, तो राजा राम मोहन रॉय आफ्टर सेटलिंग इन कैलकाटा 1814 डिस्कस द इशू विद श्रीरामपुर मिशनरीज, अर्ज्ड गवर्नमेंट इंक्वायरी 1817. तो इतना सारा डिटेल इसलिए बोला है कि इतना डिटेल आपको याद नहीं रखना, बस पढ़ के आना है, पढ़ के चल जाना है. आपको मेन क्या याद रखना, शुरू कब हुआ 1799 में, मेन यहाँ पे डिबेट कब हुआ फोर्ट विलियम कॉलेज में 1803 में, ये आपको याद रखना है. फिर आफ्टर पेटिशन यहाँ पे फाइल किया गया, ऑफिशियल कंप्लेन हुआ 1892 मई में. तो गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्होंने एक लॉ बनाया 4 दिसंबर 1829 में. ठीक है, डेट 1829, ये आपको मेन याद रखना है कि 4 दिसंबर 1829 में गवर्नमेंट की तरफ से लॉ बना, जिसको यहाँ पर रेगुलेशन कितना है बोलो, रेगुलेशन 17 बोला गया. इसके अंदर ये कानूनी ये हो गया कि भाई सती का जो रस्म है वो गैर कानूनी है, आप इसको नहीं कर सकते हो, इसको आप अगर करोगे तो फिर सजा है. ठीक है, ये चीज हुआ, बस इतना ही ध्यान रखना आपको इसके बारे में. चल सकते आगे, बिल्कुल बेटा आगे चल सकते, आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, इस तरीके से एक यहाँ पे पॉइंट आता है यंग बंगाल. तो यंग बंगाल क्या था, बेसिकली एक यंग सोसाइटी बनाया गया यंगस्टर्स को लेकर के, जिसमें वही चीजें थी कि जो समाज में प्रॉब्लम्स हो रही है उसको ही यहाँ पे खत्म करना है. तो उसके लिए यंग जनरेशन को लिया गया, और इसमें हमारे जो हेनरी लुइस डेरोजियो थे, विवियान डेरोजियो, उन्होंने यहाँ पर काम किया. ठीक है, तो मोटिव मैंने आपको बता दिया बेटा, वही है. द यंग बंगाल मूवमेंट वाज लेड बाय हेनरी लुइस विवियान डेरोजियो 1819 से ये 31 तक ये हुआ था. हु taught इंग्लिश एंड हिस्ट्री एट हिंदू कॉलेज फ्रॉम 1826 एंड इंस्पायर्ड मेनी स्टूडेंट्स एज अ टीचर इन नॉन इन्फ्लुएंस. बिखेरा अपना, बच्चे इनके फैन बने, मतलब इनके फैन फॉलोइंग बड़ी. लाइक यहाँ पे कौन कौन देखे, प्रिया चंद्र मित्रा, राधानाथ सिकदर, कृष्ण मोहन बैनर्जी, रामतनु लहरी, राम गोपाल घोष एंड अदर्स. द ग्रुप अटैक कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशन. वो ये कास्टिज्म, कास्ट में भेदभाव, छूत छात, सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास, अब एंड ब्लाइंड कस्टम जो चल रहा था, वही सब चीजों को उन्होंने टारगेट किया और उसको ही इनको ठीक करना था. ठीक है, और ये निकला कि डेरोजियो जो था स्प्रेड रैशनलिस्ट आइडियाज थ्रू जर्नल्स एंड फाउंडेड द एकेडमिक एसोसिएशन, बनाया इसको और अच्छे से चीजों को फैलाने के लिए. सो डिस्पाइट डेरोजियोस अर्ली डेथ एट 23 में डेट हो गया उनको, मतलब 23 साल की उम्र में डेट हो गया. 1809 में इनकी पैदाइश है और 1831 में ही इनका डेट हो गया. बहुत ज्यादा वो जी नहीं पाए, जितना भी जिया लेकिन बहुत अच्छा जिया. रिफॉर्म एक्टिविटीज फॉर्मिंग द साधारण जन नारायण सभा 1838 एंड कीपिंग अलाइव मॉडर्न क्रिटिकल स्पिरिट इन पब्लिक लाइफ. ये चीजें तो ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से और ध्यान रखिएगा. इसके बारे में हम देखो वीडो रीमैरिज एक्ट के बारे में जानना है, इसके बाद सिंपल बंगाल रेनेसा हमारा एक टॉपिक है वो देख लेंगे. सो वीडो रीमैरिज एक्ट में भी यहाँ पे सबसे ज्यादा हाथ किसका है पता है, विद्यासागर जी के ही है. तो अपर कास्ट जो हिंदू विडोज थी फेस्ड सवर रिस्ट्रिक्शंस, रिफॉर्म, साउथ चेंजेस थ्रू पब्लिक ओपिनियन, स्कॉलरशिप एंड पेटिशंस. विद्यासागर्स राइटिंग इंक्लूड बालिया बिबा हॉयर दोष 1850 एंड अ बुकलेट डिफेंडिंग विडो रीमैरिज एक्ट. ठीक है, 1853 में साइटिंग प्राशर समाता. ओपोजिशन के बहुत से लीडर्स थे, उन सभी से उन्होंने बात किया और बोला, और ये इवन डोर टू डोर गए मोहल्ले में, शहरों में जाके समझाया कि कितना इंपॉर्टेंट है विडो रीमैरिज, मतलब उसको भी एक हक है, उस औरत को भी. अब आज के दिन मान लो शादी हुआ, 1 से 2 दिन के बाद ही उसके पति के अगर देहांत हो जाता है तो उस औरत का पूरा जिंदगी कहाँ जाएगा, फिर वो क्या करेगी. उसको तो दोबारा शादी का राइट मिलना ही चाहिए. और पहली बात तो हम होते कौन थे जो ये डिसाइड करे कि उसको राइट नहीं मिलना चाहिए. तो यही तो पहला स्टेप तो वही गलत था. फिलहाल गलत था तो था, उसको सही फिर बाद में किया गया. तो विडो रीमैरिज एक्ट कब आया वो देखो. एक्ट 15 यहाँ बनाया गया ऑफ 1856 26 जुलाई को. लीगलाइज्ड हिंदू विडो रीमैरिज, इसको लीगलाइज किया गया हिंदू रीमैरिज एक्ट को. एंड क्लैरिफाइड प्रॉपर्टी राइट्स. विद्यासागर सेट एग्जाम्पल बाय अरेंजिंग विडो मैरिज. एग्जाम्पल 7 दिसंबर 1856. ठीक है,
तो पहला विडोरी मैरिज यहाँ पर उन्होंने कराया 7 दिसंबर 1856 में पहला कराया, कालीमती मुखोपाध्याय का कराया था विद श्री चंद्र विद्या रत्न। ठीक है, कहाँ पे कराया था? आई थिंक कोलकाता का एक चर्च है वहां पे इन्होंने कराया था, और कालीमती मुखोपाध्याय को कराया था विद श्री चंद्र विद्यांत, पहला कराया था। पास कब हुआ? 26 जुलाई 1856 में, याद रखोगे। अभी सपोर्ट एंड स्प्लिट थोड़ा सा पढ़ लेना, आपके लिए है, पढ़ लोगे है ना। चलो, रामकृष्ण हार्मोनी ऑफ रिलीजियस। अब रामकृष्ण मिशन यहाँ पे डाला गया था, उसमें थोड़ा सा हमारे जो कहते हैं नियो वेदांता का भी थोड़ा सा कंसेप्ट आता, जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था, और थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो श्री रामकृष्ण 1836 से लेकर 1886 तक इनका ये टाइम पीरियड चला था। हाउ सर्वधर्म समान्य, मीनिंग ऑल रिलीजन्स लीड टू द सेम ट्रूथ एंड डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट, गॉड इज वन नोन बाय मेनी नेम्स लाइक कृष्ण, कैरिस एंड अल्लाह। तो सिंपल ये बोलना था कि भैया जितने भी धर्म आप देख रहे हो सबका मतलब मुख्य जो पार्थ है वो एक ही रास्ते को चलाना चाहते हैं, सभी मनुष्य को, सभी इंसान को। और आप जो कृष्ण बोल रहे हो, कृष्ण जीसस क्राइस्ट बोल रहे हो, या अल्लाह बोल रहे हो, खुदा बोल रहे हो, सभी का मतलब एक ही, मतलब सब एक ही गॉड के डिफरेंट डिफरेंट नेम है, और गॉड भी गॉड का ही डिफरेंट नेम है। ओके, so he opposed rigid orthodoxy and showed simple paths to God through knowledge, devotion and selfless work. Famous saying include जाटो मत टोटो पात एंड यात्रा जीवा यात्रा सेवा, ये सब उन लोगों ने कुछ काम किए थे। फेमस काम उनके मतलब कुछ बुक्स है, वो सब है लिखा था। तो देखो ओवरऑल बहुत सिंपल सी बात है, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, यानी कि जो समझ पाए हैं जिंदगी को थोड़ा बहुत भी, तो उनको इतना तो समझ में आया कि जो रिलीजियस चीजें पर जो मार धाड़ हो रहा है वो लोग तो करना नहीं चाहते, उनसे करवाया ही जा रहा है। कौन करवा रहा है पता ही है, द सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस। वही यहाँ पर ये फिर द सो कॉल्ड जो पावरफुल लोग होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है। हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, इतना पैसा है कि वो पूरा देश को ही चला सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग बस यहाँ पर मैनिपुलेट करते हैं लोगों को कि वो लोग लड़ते रहे, हम अपना काम करके निकल जाएंगे। बट अगर आप समझ पाएंगे मजहब के बारे में, धर्म के बारे में, तो आपको इतना समझ आ जाएगा कि मजहब वो चीजें सिखा ही नहीं रहा है जो चीजें हम कर रहे हैं। और ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कहीं सुना था, बहुत अच्छा एक शख्स ने एक बात कहा था कि जितने भी लोग हैं वो सिर्फ धर्म को मतलब करने पर है, धर्म बस मानने पर है, धर्म को फॉलो नहीं कर रहे सही से। उसका कहने का मतलब सिंपल विचार था, मैं भी उससे एग्री करता हूँ कि हम लोग सब क्या कर रहे हैं मेनली, बस हम ये बताना चाहते हैं कि हम इस धर्म के हैं, बट हम उस धर्म को पर्टिकुलरली फॉलो नहीं कर रहे। अगर हम उस धर्म को पर्टिकुलरली फॉलो करेंगे, जिस भी धर्म या मजहब से आप बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारी बुराइयां समाज से ऐसे ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब आप फॉलो करोगे अपने मजहब को, तो आपको पता चलेगा किसी दूसरे को तकलीफ नहीं देना है, अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं देना है। ठीक है, सबसे अच्छे से बात करना है, किसी दूसरे का हक नहीं छीनना है। तो जब ये सब चीजें नहीं होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो जाएगी। लेकिन वो चीजें होने से रही, क्योंकि मतलब दिखाना आसान होता है कि हाँ मैं मज़ारों पे जाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ, इस बाबा से मिलता हूँ, तो वो चीजें आसान होती है। लेकिन प्रैक्टिकली जो चीजें बताई जा रही है मजहब में, वो करना मुश्किल है। ठीक है, खैर इसी से रिलेटेड हमारा स्वामी विवेकानंद का भी रिलीजियस कल्चर सामने आता है। तो क्रिश्चियन मिशनंदा 1863 से 1902 का बात है। प्रेजेंटेड नवा वेदांता, जिसको नियो वेदांता भी हम कहते हैं, यूजिंग अ क्लियर रैशनल अप्रोच टू अपोज रिजिड। ये भी वही सब बात था, पढ़ लेना, जो चीज हम पीछे पढ़ चुके हैं इनका भी वही सेम बात था। और एट द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजियस इन चिकागो, ये डेट याद रखोगे, 11 सितंबर 1893 में इन्होंने पावरफुली एक्सप्लेन किया था इंडियन स्पिरिचुअल हेरिटेज और ईस्ट वेस्ट अंडरस्टैंडिंग का, एंड कॉल्ड फॉर एन अवेकनिंग ऑफ न्यू इंडिया। ठीक है, ये याद रखना कब इन्होंने किया था, चिकागो कॉन्फ्रेंस, बहुत फेमस है इनका। ठीक है, वही चीजें यहाँ पर थोड़ा सा और दिया गया है कि किस तरीके से रामकृष्ण मिशन के साथ चीजें मिली, क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब चीजें आप पढ़ लेना, मजा आएगा आपको। बाकी लास्ट हमारा बंगाल रेनेसेंस किया था, इसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मैं बता देता हूँ ओवरऑल यहाँ पे चीज है क्या। देखो रेनेसेंस मतलब ऐसा बोला जाता है कि एक ऐसा बदलाव जो कि पूरा सोसाइटी को बदल के रख दे।
तो जब चैप्टर की शुरुआत हुई थी तो हमने ये देखा कि जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, सती का रस्म, इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिसिज्म, अनटचेबिलिटी, ये सब चीजों को खत्म करना था। इसके अलावा नील का जो बगावत हो रहा था, यानी कि किसानों के ऊपर जो जुल्म सिस्टम था, तो एट द एंड हम ये समझ पाते हैं कि हाँ, बहुत सारी चीजों को खत्म किया गया, बहुत हद तक, 100% नहीं बट बहुत हद तक। फिर यहाँ पर जो सोशल रिफॉर्म्स की हम बात की, जब ब्राह्मण समाज आया तो उससे भी बहुत सी चीजों को खत्म किया गया, बट 100% कुछ खत्म नहीं हुआ। और एट द एंड यही सवाल ये चैप्टर हमसे पूछता है कि क्या जो एजुकेशन की हम बात कर रहे थे कि सभी तक यहाँ पे एजुकेशन पहुंचना चाहिए, क्या वो पॉसिबल हो पाया था? तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, नहीं। ये एजुकेशन बहुत लोगों तक पहुंचा, लेकिन जो मेन ये था कि गरीब लोगों तक ही पहुंचे, निचले तबके तक भी पहुंचे, वो नहीं पहुंच पाया था। पहुंचा था लेकिन 100% नहीं पहुंचा था। और यही हमारा है कि बंगाल रेनेसा यहाँ पर 100% सक्सेस नहीं हुआ, फ्लॉप हुआ। ठीक है, ये चीजें, तो ये चीज आप पढ़ लेना, कुछ लिमिटेशन से, कंट्राडिक्शन से, ये चीज आप पढ़ लोगे, मजा आएगा आपको। बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, इतना पढ़ लेना। बट अगर आपसे सवाल आता है बंगाल रेनेसा कितना सक्सेसफुल था, नहीं था, ये 3 पेजेस है, यहाँ से ही आपको वो आंसर्स लिखने होंगे। ठीक है, तो ये हो गया, तो इतना हमने कर लिया। ठीक है, लेक्चर हमारा ऑलरेडी हो चुका है 1 आवर के अप्रोक्स, कोई बात नहीं, पढ़ाई में होता रहता है। वैसे भी ये चैप्टर है काफी बड़ा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने चैप्टर तो ये कंप्लीट कर लिया। अब अगर आप बोलो तो हम कुछ क्वेश्चन है, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ आपको व्यू बता देंगे कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से कुछ हो सकते हैं, वो आप नोट डाउन कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलो सो ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट का मिलेंगे, थोड़ा पानी वानी पी के आता हूँ मैं भी। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अ माध्यमिक प्रिपरेशन।